दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे प्रश्नों के। आइए देखते हैं। देखें, पहली जो न्यूज़ है वह मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के एक राज्यपाल जिनका नाम लालजी टंडन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब ये राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, तो इनके स्थान पर किसे कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है ये भी बता दें। तो उत्तर प्रदेश की जो महिला राज्यपाल वर्तमान में हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी, और इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल कहाँ का बनाया गया है? मध्य प्रदेश का बनाया गया है। क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहे लालजी टंडन, जिनका कल ही निधन हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में इस पद के बारे में बताया गया है कि एक राज्य, उसका केंद्र का जो आदमी होगा, प्रशासक होगा, उसी को राज्यपाल कहा जाएगा। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं और इनमें जो केंद्र का व्यक्ति होगा वह राज्यपाल के नाम से जाना जाएगा, जिसे भाग 6 अनुच्छेद 153 में हमारे संविधान में इस पद के बारे में बताया गया है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभाएं हैं, जिनके नाम हैं दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें इस राज्यपाल वाले पद को उपराज्यपाल कहा जाता है। यानी भारत में कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं? तो 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, और जिसमें केंद्र का जो प्रशासक होगा उसे उपराज्यपाल कहा जाएगा। बाकी बचे 5 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें विधानसभा नहीं है। इसमें जो राज्यपाल का स्थान है उसको प्रशासक के नाम से कहा जाता है, यानी उस पद को प्रशासक कहा जाता है। तो राज्य में जो केंद्र का मुखिया होता है वो राज्यपाल, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश में होता है उसे उपराज्यपाल, और जो बाकी जहां विधानसभाएं नहीं हैं वहां पे उस पद को प्रशासक कहा जाता है। हमारे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में चर्चा में रहे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनके स्थान पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है।
यदि हम बात करें, यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान जब हमारे राज्य का जो कार्यवाहक आदमी होता है, यानी देखरेख प्रशासन का करता है, उस राज्यपाल करता है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसे हमारे संविधान में पदमुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी इसे हटाने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। और इसका कार्यकाल जो की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे हमारे राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से एक और न्यूज़ है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए किल कोरोना कैंपेन चलाया है। किल कोरोना कैंपेन किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया है। यह कैंपेन 1 जुलाई से लेकर यानी 15 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे डोर टू डोर, और इसे इस सरकार द्वारा किल कोरोना कैंपेन कहा गया है। यदि हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो है क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। आइए एक और न्यूज़ पर देखते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो भारत में अटॉर्नी जनरल जो होता है वो कानून का देखरेख और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वह कानून का सहायक भी होता है, जिसे अनुच्छेद 76 में इस पद के बारे में बताया गया है। वर्तमान में की बात करें तो इस समय हैं के वेणुगोपाल राव जो हैं वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से 2020 तक था, जिन्हें 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी इनका कार्यकाल 2021 कर दिया गया है। यानी 2017 में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था और इनके कार्यकाल को 2020 में 1 साल बढ़ाकर यानी 2021 कर दिया गया है। यदि हम इसे इनके कार्यकाल की बात करें, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो हमारे संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई तय सीमा नहीं है कि यह 5 साल तक रह सकते हैं या 6 साल तक रह सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में कोई भी तय सीमा नहीं है। वर्तमान में के वेणुगोपाल राव को इनके कार्यकाल को 2020 से बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है। दूसरा पद होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के स्थान पर जो हमारे हैं वह हैं तुषार मेहता। यानी भारत में जो सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है। यदि हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष तक होता है। इनका भी अपॉइंटमेंट 2017 में किया गया था और जो कि 2020 में इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, इनके कार्यकाल को भी बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है।
यानी जो भारत में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता है और भारत में अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल राव है, जिनका कार्यकाल 2020 से बढ़ाकर 2021 यानी 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और सॉलिसिटर जनरल कौन से हैं? तुषार मेहता। इनके कार्यकाल कितने साल होता है? 3 वर्ष के लिए होता है, जो कि 2017 में अपॉइंटमेंट किया गया था और 2020 में यह रिटायर्ड होने वाले थे और जिनका कार्यकाल 2023 कर दिया गया है। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। तीसरी न्यूज़ है एनडीबी। यदि हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी का मतलब न्यू डेवलपमेंट्स बैंक। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट्स बैंक। ये जो बैंक है इस बैंक को BRICS यानी ब्रिक्स देशों के द्वारा इस बैंक का गठन किया गया था और इस बैंक का गठन 2015 में किया गया, जिसका मुख्यालय चाइना में है। चाइना में है संघई। चाइना के संघई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें एक चीज़ और जान लें, यदि इंडिया में कोई भी ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो इंडिया के बाद चाइना में होगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में। इस क्रम में इनके बैठकें चला करती हैं और इनके द्वारा ही एक बैंक है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट्स बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय चाइना में है और चाइना में संघई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है ST पेटेनबर्ग। ये जो हैं वो रसिया से हैं। ST पेटेनबर्ग जो है वो रसिया से संबंधित हैं और जिन्हें इस न्यू डेवलपमेंट्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। और न्यू डेवलपमेंट्स बैंक जिसका मुख्यालय चाइना के संघई में है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी ब्रिक्स देशों द्वारा, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इन देशों के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ST पेटेनबर्ग हैं और जो कि रसिया से संबंधित हैं। आइए एक और न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं। चौथी न्यूज़ है देखिए, कोविड-19 के कारण बहुत सारे देश प्रभावित हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी कोविड-19 यानी कोरोना के कारण हो रहा है, जिसमें एक हाल ही चर्चा में रही फिलीपींस। जो फिलीपींस है ये हाल ही चर्चा में रहे, यहाँ की शेयर मार्केट को कोरोना यानी कोविड-19 के कारण बंद कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण जो फिलीपींस की शेयर मार्केट है, जो कि इसकी शेयर मार्केट यानी फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज
इसको कोरोना काल के कारण इसे बंद करना पड़ा है। तो विश्व में यह पहली शेयर मार्केट है जो कि कोविड-19 अर्थात कोरोना के कारण वहाँ की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। यदि हम फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो है मनीला। इसकी राजधानी मनीला है और जहाँ पे आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय है, यानी एशियाई डेवलपमेंट्स बैंक का मुख्यालय मनीला में है। और इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है पीसो। यानी फिलीपींस ने अपनी शेयर मार्केट को बंद किया है और ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी शेयर मार्केट बंद की है और उसकी राजधानी यानी मनीला और इसकी करेंसी का नाम है पीसो। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ है CSO से। देखें CSO जिसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। पहले इसका नाम सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस कर दिया गया। इस केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसके अंदर ये जो संस्था है वो हर साल की GDP यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, हर साल भारत की GDP का ये आकलन करती है। और इस वर्ष यानी इसने 2019 और 2020 की GDP का आकलन किया है और इसने GDP 4.2% इन्होंने इस संस्था के द्वारा बताई गई है। यदि हम इससे पहले की बात करें तो 2018-19 में यह 6.1% थी, यानी कहीं ना कहीं हमारी GDP 6.1 से 1.9% घटकर 4.2 हो गई है। ये हमारे लिए क्या थोड़ा दिक्कत की बातें हैं, यानी हमारी जो GDP है वो पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% घटकर 4.2% हो गई है। यह हमारी GDP का जो रेशियो है, यह रेशियो NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इसे बताया जाता है और जिसने हमारी GDP को 2019-20 में 4.2% रहने का अनुमान इन्होंने बताया है, मतलब इसको बताया गया। यदि हम सांख्यिकी की बात करें तो भारत में सबसे पहले इस केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है PC महालनोबिस। ये जो PC महालनोबिस हैं ये पहले इसके अध्यक्ष थे। इनके जन्म दिवस दिन यानी 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यदि हमसे पूछा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो वह तिथि कौन सी है, 29 जून है। और हम किसके जन्मदिन के दिन मनाते हैं, PC महालनोबिस। वर्तमान में PC महालनोबिस एक और चर्चा का विषय है। PC महालनोबिस के नाम से भारत सरकार द्वारा
अवार्ड यानी पीसी महालनोबिस अवार्ड दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें यदि हम पहला अवार्ड की बात करें तो पहला अवार्ड भारत के 19वें गवर्नर, भारत का जो पहला अवार्ड यानी पीसी महालनोबिस है वो भारत के 19वें गवर्नर, जिनका नाम है सी रघुराजन। सी रघुराजन को यह पीसी महालनोबिस पहला यानी पीसी महालनोबिस का जो पहला अवार्ड है वो सी रघुराजन को दिया गया है, जो कि भारत के 19वें गवर्नर थे। और बात करें तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको पता होगा शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं और सी रघुराजन 19वें गवर्नर थे, जिन्हें पीसी महालनोबिस अवार्ड दिया गया है। और हमारी जो ग्रोथ डोमेस्टिक है यानी सकल घरेलू उत्पाद है वह पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% की कमी के साथ 4.2% रह गई है। और यह चीज़ें कौन जारी करता है? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन किसके अंतर्गत आता है? सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत आता है। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो आपको पता होगा 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जीडीपी के 10% जिसको 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाते हैं गरीब परिवारों को लिए। इसमें और भी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा इस 20 करोड़ रुपए में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.70 लाख रुपए की स्वीकृति पर चलाई जाती है। इस योजना की प्रमुख बात करें तो इस योजना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस योजना में पहली चीज़ें हैं, जान लें, मनरेगा, जिसे पहले नरेगा कहा जाता था। मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाया गया और बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया। पहली चीज़ें हैं कि मनरेगा की मजदूरी को 202 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत 20 रुपये बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है मनरेगा की मजदूरी। दूसरी चीज़ जान लें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न यानी खाद्यान्न से संबंधित इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल तथा 1 किलो दाल। इस दाल में विशेष स्थिति के आधार पर, जैसे कहीं चना, यानी 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और एक परिवार को 1 किलो दाल यानी 1 किलो चना
दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और इस स्वीकृति को 3 मंथ के लिए यानी 3 माह के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। यानी ये जो 3 माह के लिए किया गया था, वर्तमान में इसे नवंबर तक कर दिया गया है। इससे 80 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जो भारत के 2/3 हिस्से आबादी के बराबर है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल तथा 1 किलो दाल दी जाएगी। और यह योजना केवल 3 महीने के लिए थी, लेकिन वर्तमान में इस योजना को बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। पहली चीज़ थी मनरेगा कर्मचारियों की मजदूरी को बढ़ाना। मनरेगा की कर्मचारियों की मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। तीसरी चीज़ जान लें, 8 करोड़ उज्ज्वला 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिसे मुफ्त सिलेंडर दिया गया था, उन्हें 3 माह के लिए प्रति सिलेंडर का भुगतान किया जाएगा। अर्थात यानी 8 करोड़ परिवारों को जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें मुफ्त सिलेंडर प्राप्त था, उन्हें 3 माह के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, यानी मुफ्त गैस दी जाएगी 8 करोड़ परिवारों को। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। चौथी चीज जान लें, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसे गोरखपुर से शुरू की गई थी, जिसमें 4 मंथ के हिसाब से 2000 रुपये दिए जाते हैं एक किसान को, और यह 2000 रुपये उसे यानी पहले भुगतान किए जाने का इसमें प्रावधान है। पहले यानी 4 मंथ से पहले ही उनकी किस्त इस योजना के तहत दी जाएगी और जो 2000 रुपये दिए जाते हैं। और चीज़ें जान लें, जैसे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है यानी योद्धा हैं, अस्पताल के डॉक्टर नर्स, ये जो कोरोना काल में जुटे हुए हैं, यदि उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो भारत सरकार द्वारा उन्हें 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उन्हें दी जाएगी इस योजना के तहत। तीसरी चीज़ जान लें, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जिनका बैंक खाता खुला था और जिसमें महिला, इन्हें 500 रुपये 3 माह के लिए इन्हें दिए जाने का प्रावधान है। इन्हें 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जिसमें भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़, जो भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा है, इसे गरीब परिवारों को सहायता दिए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इसको अलग अलग योजनाओं में अलग अलग पैसों की
प्रावधान के बारे में बताया गया था। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो आपको YouTube के माध्यम से करंट अफेयर, हिंदी और जो GS उनके ज़रूर इस पे अपलोड होंगी। जल्द ही UPSI में जो मूल विधि है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात होता है, उसे बहुत आसानी के द्वारा इस आपके YouTube चैनल पर जो आएगा। धन्यवाद।